हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 20 और बॉटनी के लेक्चर नंबर 5 में आपको जो है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बीच में जो है संबंध का अवलोकन कराना चाहते हैं। आप इस टॉपिक को बिना स्किप किए आगे की ओर देखिएगा। अब तक जो है हमने आपको बायोलॉजी में जो है बॉटनी से संबंधित लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। आज आपके जो है बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 5 में ये जूलॉजी का पहला लेक्चर होगा, इसे आप ध्यान दें। इसमें मैंने जो है रिलेशन इन रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस किया है। सबसे पहले आप इसमें रिस्पायरेशन को समझने की चेष्टा करें। क्या होता है रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन क्या होता है? श्वसन क्या होता है? श्वसन को समझने का प्रयास करें। श्वसन किसे कहते हैं विद्यार्थियों? श्वसन की जो परिभाषा है उसको मैं बोल रहा हूं, श्वसन की परिभाषा को लिखें। श्वसन का मतलब होता है किसी भी जीव में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, श्वसन का मतलब होता है किसी भी जीव के शरीर में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। किसी भी जीव के शरीर में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। विद्यार्थियों, अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीटीआर निकल करके आते हैं। वो इंपॉर्टेंट पीटीआर क्या है, आप इस पीटीआर पे फोकस करने की कृपा करें। पीटीआर का मतलब होता है पॉइंट टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो पॉइंट क्या है, इसे ध्यान दें। श्वसन के क्षेत्र में फर्स्ट जो पीटीआर मिल रहा है, पॉइंट टू रिमेंबर है, वो क्या है? सबसे पहला यह है कि श्वसन जो है एक जैव ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको हम रिएक्शन के माध्यम से करके भी दिखाएंगे आपको, बट अभी ध्यान से सुने। श्वसन एक जैव ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक जैव ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक जैव ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैव तो है, साथ ही साथ ऑक्सीकरण भी है। दूसरा, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड व H2O माने जलवाष्प बाहर की ओर आता है। बाहर की ओर आता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं आपको बताने की कृपा करूं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। श्वसन की क्रिया के दौरान, श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, अतः यह एक श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, अतः यह एक जो ऊष्मादेह, उसे क्या बोलते हैं आपको मालूम ही है। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। अभिक्रिया भी है।
विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस रिएक्शन को दिखाने का प्रयास करूं, आपको सबसे पहले ऊपर रिएक्शन ही दिखा देते हैं। रिएक्शन को आप देखिए ध्यान से। अगर मैं यहां पर श्वसन के रिएक्शन को लिखूं तो आपको पता है जीवों के शरीर में कोशिकीय ईंधन के रूप में, समझिए जीवों के शरीर में यह एक दहन है। लास्ट स्टेप अभी हम चौथा मेंशन करेंगे। जीवों के शरीर में कोशिकीय ईंधन के रूप में काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स, और वो कार्बोहाइड्रेट पचन पाचन के रूप में ग्लूकोज के रूप में आता है, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। श्वसन के माध्यम से O2 अंदर गया। इसी कारण से देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रहा, इसलिए इसे ऑक्सीकरण क्रिया बोलते हैं। अब यहां पर अगर आप फोकस करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर की ओर निकलता है। तो विद्यार्थियों जब भी आप इस अभिक्रिया को संतुलित करें, बैलेंस में लाएं, तो बैलेंस में लाने के दौरान आप केवल इतना ध्यान दें कि कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित हो जाए। ऑक्सीजन को हम लोग बाद में संतुलित कर लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 कार्बन के परमाणु हैं, तो 6 कार्बन इधर भी आ जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणु 12 हैं, तो 6 गुना 12 इधर आ जाएंगे। विद्यार्थियों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकली कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बराबर हो गए। इन दोनों के चक्कर में ऑक्सीजन लटका हुआ है। ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं, 6 गुना 12 और 12 6 18 है। तो विद्यार्थियों हम देख पा रहे हैं 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 यहां बैलेंस लगा दें, 12 6 18। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों, इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और इस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा को मैं नीचे दिखा रहा हूं, इस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा को जो एटीपी अणु होता है वो संचित कर लेता है, संचित करता है। सच्चाई तो यह है विद्यार्थियों, एटीपी अणु के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, एटीपी अणु में संचित हो जाता है। यह 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है जैसे ही क्षेपित होती है, निकलती है, एटीपी अणु द्वारा जीवों के शरीर के भीतर वो एटीपी अणु के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। अब चूंकि ये ऊर्जा बनी श्वसन के माध्यम से और बाद में स्थानांतरित हुई एटीपी के रूप में, इसलिए यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण है। यह प्रक्रिया जो है श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण है, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा बनी है 673 किलो कैलोरी और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो गई, बनी कहीं और, संचित कहीं और हुई। तो श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है विद्यार्थियों एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो रही है। विद्यार्थियों अगर आप संपूर्ण प्रक्रिया को देखें तो ये मनुष्य के शरीर में होने वाला एक दहन है, क्योंकि आपको पता है ये कोशिकीय ईंधन के रूप में काम करता है और यह ऑक्सीजन है। तो किसी भी ईंधन का वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है, और दहन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर की ओर निकलते हैं और पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी बाहर की ओर निकलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विद्यार्थियों ये श्वसन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको प्रकाश संश्लेषण का स्टडी कराता हूं, फिर दोनों में आप संबंध व्यक्त करिए। देखिए दोनों में क्या संबंध आता है। विद्यार्थियों अगर आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चल रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इससे संबंधित कुछ बातें ऐसी जिनको समझें। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर आप प्रकाश संश्लेषण में चल रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण का दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम कार्बन का स्वांगीकरण, कार्बन का स्वांगीकरण है।
कार्बन का स्वांगीकरण है, एसिमिलेशन ऑफ कार्बन। इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आप हर एक बात पे फोकस करते जाइए कि इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में आप क्या पढ़ रहे हो, इसका दूसरा नाम कार्बन का स्वांगीकरण है, मतलब एसिमिलेशन ऑफ कार्बन है। इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विद्यार्थियों। अब बात यह आती है कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन लाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के घटक को जानिए। पहले प्रकाश संश्लेषण का घटक क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्लोरोफिल होनी चाहिए। विद्यार्थियों अगर आप इस क्लोरोफिल को आगे की ओर बढ़ाओ तो क्लोरोफिल का ही दूसरा नाम जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल का ही दूसरा नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, अंग्रेजी क्लोरोप्लास्ट है। इसी को पर्णहरिम कहते हैं, इसी को हरित लवक भी कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोफिल सामान्य नाम है जो हम लोग बॉटनी में पढ़ रहे हैं, जूलॉजी में और बॉटनी में पढ़ते हैं। और क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी नाम है क्लोरोफिल का, पर्णहरिम संस्कृत की भाषा, हरित लवक जो है हमारी भाषा है जो अक्सर करके कृषि विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में यूज होती है। दूसरा घटक जो होना चाहिए वो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और आपको मालूम है रासायनिक अभिक्रियाओं में सूर्य के प्रकाश को H/ν में दर्शाते हैं। तीसरा घटक जो होना चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। और चौथा घटक जो है जल एवं घुलनशील लवण, जल एवं घुलनशील लवण। हाँ तो विद्यार्थियों मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फिर उसके बाद डिफिनेशन बता रहा हूं, फिर आगे की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों मैं आपको यह बता रहा था कि प्रकाश संश्लेषण जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसका दूसरा नाम कार्बन का स्वांगीकरण होता है। इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों वाकई में अगर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू कर रहे हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 महत्वपूर्ण घटकों की सबसे पहले आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहला जो घटक है वो हमें क्लोरोफिल चाहिए। विद्यार्थियों क्लोरोफिल का ही नाम जो है अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट है, संस्कृत में पर्णहरिम है, कृषि विज्ञान की भाषा में इसे हरित लवक भी कहते हैं। और इसी के कारण पौधों की पत्तियां हरी भी होती जो कि आपको ज्ञात होगा। दूसरा कारक है सूर्य का प्रकाश। रासायनिक अभिक्रियाओं में सूर्य के प्रकाश को H/ν लिखते हैं। आपको जो है अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं, क्या नाम है, आप सभी विद्यार्थियों को जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है फोटॉन ऊर्जा E बराबर H/ν, E बराबर H/ν, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत विदित होगा। E बराबर H/ν मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। किसी भी प्रकाशिक स्रोत से ऊर्जा का स्थानांतरण सतत ना होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर H/ν होती है, यही सूर्य का प्रकाश H/ν है। अगला कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, अगला है जल एवं घुलनशील लवण। इन कारकों को याद रखिए विद्यार्थियों, फिर परिभाषा बन पाएगी। आइए अब प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूं और आप अपने नोट्स में लिखिए या फिर माइंड में सेट करिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे भरे पेड़ पौधों द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर भूमि से जल एवं घुलनशील लवणों को लेने के बाद
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे भरे पेड़ पौधों द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे भरे पेड़ पौधों द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर भूमि से जल एवं घुलनशील लवणों को लेने के बाद भोजन बनाने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है या कार्बन का स्वांगीकरण कहलाती है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। फिर से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे भरे पेड़ पौधों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर भूमि से जल एवं घुलनशील लवणों को लेने के बाद भोजन बनाने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण या कार्बन का स्वांगीकरण कहलाती है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। विद्यार्थियों, जितने घटक आपने प्रकाश संश्लेषण के लिखे थे, प्रकाश संश्लेषण की घटना में उतने घटक डिफिनेशन में यूज हो चुके हैं। आई होप कि आप ध्यान भी दिए होंगे। आइए आपको प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन समझाते हैं, उसके बाद कुछ पीटीआर बताते हैं, फिर दोनों के मध्य संबंध बताते हैं। अगर आप प्रकाश संश्लेषण की घटना का रिएक्शन लिख रहे हो, प्रकाश संश्लेषण की घटना का रिएक्शन लिखने के लिए आपने डिफिनेशन में अभी बोला है कि अगर प्रकाश संश्लेषण की घटना का रिएक्शन लिखना है तो इसको अगर आप ट्रिक के रूप में लिखो, एक ट्रिक के रूप में कि हरे भरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो सबसे पहले वो वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे ट्रिक के रूप में, वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल एवं घुलनशील लवण ले लेंगे, जिसको मैं केवल जल लिख रहा हूं। सूर्य का प्रकाश उपस्थित ही होगा और साथ ही साथ पौधों के पत्तियों पर क्लोरोफिल भी होगा और लास्ट में अपना पोषण कर लेंगे। अपोषण करने के बाद इनसे जो है हमारे श्वसन के लिए प्राणवायु भी बाहर की ओर निकलेगा। इस प्रक्रिया को ध्यान दें। अगर आप इसको रिएक्शन के रूप में ढाल रहे हैं तो ध्यान से सुने। हरे भरे पेड़ पौधों द्वारा वायुमंडल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया गया, पृथ्वी से जल एवं घुलनशील लवणों को लिया गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हुई H2, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। हरे भरे पेड़ पौधे इसको कर सकते हैं तो क्लोरोफिल भी आ गया। अब इसकी क्रिया हो रही है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि किसी भी जीव का जो भोजन होता है वो पचन पाचन के रूप में कार्बोहाइड्रेट के मूल अवयव ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। अब विद्यार्थियों, आप यहां पर देख रहे होंगे, अगर आप फोकस करें तो कार्बन के कितने परमाणु हैं? कार्बन के टोटल 6 परमाणु हैं, तो कार्बन यहां पर 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, हाइड्रोजन यहां पर 6 हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन संतुलित हो चुके हैं, इनके चक्कर में ऑक्सीजन अनबैलेंस हुआ। 6 दूना 12, 12 6 18 ऑक्सीजन हुए हैं। 18 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन निष्कासित है, 6O2 यहां आ जाएगा, प्राणवायु के रूप में बाहर है। प्राणवायु के रूप में बाहर है। विद्यार्थियों, अगर आप माइंडेडली श्वसन की क्रिया देखे होंगे तो इसका ठीक उल्टा हुआ है। आप श्वसन की क्रिया देखे होंगे तो ठीक इसका उल्टा है। आप श्वसन की क्रिया देखे होंगे तो ठीक इसका उल्टा, मतलब इसका पलटवार है। तो आप बताइए, पौधों की जो क्रिया होती है, पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो श्वसन के ठीक विपरीत होता है, या श्वसन की जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? ठीक विपरीत होती है। और ये 6O2 जो है, यही 6O2 कहां चला जाएगा? वायुमंडल में। यही 6O2 वायुमंडल में जाएगा और ये प्राणवायु के रूप में किसके पास आ जाएगा? प्राणवायु के रूप में इसका यूज मनुष्य करता है। विद्यार्थियों, आप देखिए, 6O2 प्राणवायु के रूप में इसने मनुष्य ले लिया और यहां पर जो है पौधे अपने श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिया। विद्यार्थियों, अगर उपरोक्त घटना को देख करके हम इस बात को फिक्स करें, यदि श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को ध्यान दिया जाए तो यह भलीपूर्वक स्पष्ट होता है कि
बलीपूर्वक स्पष्ट होता है कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण के ठीक विपरीत है। श्वसन प्रकाश संश्लेषण के ठीक विपरीत है। ठीक विपरीत है। विद्यार्थियों, अगर आप इसमें कुछ पीटीआर नोट करना चाहें, अगर आप इसमें कुछ पीटीआर ढूंढें तो पीटीआर जो निकल करके आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ये हैं। पीटीआर को देखें कौन कौन से पीटीआर इसमें निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहला जो इसमें पीटीआर मिल रहा है वो पीटीआर ये है। सबसे पहला जो पीटीआर मिल रहा है वो पीटीआर ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है दो यौगिक आपस में कंपैक्ट करके एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस रासायनिक पदार्थ का नाम है ग्लूकोज। इस प्रकार से इनके भीतर भोजन संगठित हुआ है। विद्यार्थियों, अगर पहले पॉइंट को हम यहां पर बताएं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण की क्रिया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के स्थान पर कृत्रिम प्रकाश स्रोत में संपन्न कराई जाती है, संपन्न कराई जा सकती है, संपन्न कराई जा सकती है। विद्यार्थियों, अगर आप इसे कृत्रिम प्रकाश में संपन्न कराना चाहते हो तो यह प्रकाश लाल या नीले रंग में होना चाहिए, नीले रंग में होना चाहिए। और एक बात यहां फिक्स करें, हरे रंग का अगर प्रकाश है, हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। विद्यार्थियों, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का ही तापमान होना चाहिए, का ही तापमान होना चाहिए। अगर तापमान इससे कम हुआ, माने 10 से कम हुआ, तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और अगर तापमान 35 से अधिक हुआ तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। विद्यार्थियों, जो प्रकाश संश्लेषण से पीटीआर निकल करके आया है वो ये है कि अगर हम प्राकृतिक प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करा रहे तो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी करा सकते हैं, जिसमें लाल और नीले रंग के प्रकाश अगर उपस्थित है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तीव्र गति से होगी। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। विद्यार्थियों, अगर वातावरण का तापमान घटता बढ़ता है तो इससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत हितकर है। 10 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम हुआ तो अहितकारी है, 35 से ज्यादा हुआ तो भी अहितकारी है। विद्यार्थियों, किस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच किस प्रकार का संबंध है। श्वसन की क्रिया होती है तो मनुष्य को एनर्जी मिलती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधों में भोजन बनता है। श्वसन क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की एग्जैक्टली उल्टा है। श्वसन जब मनुष्य कर रहा है तो O2 ले रहा है, और प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया हो रही है पौधों में तो वो CO2 ले रहे हैं। श्वसन की क्रिया जब हो रही है, आप देख पा रहे हैं, श्वसन की क्रिया जब हो रही है तो श्वसन की क्रिया के दौरान जो है मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्याग रहा है।
लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हो रही है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं। श्वसन की क्रिया के दौरान मनुष्य O2 ले रहा है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है पौधे O2 बाहर निकाल रहे हैं। अब पौधों का ही O2 मनुष्य से कनेक्ट है। तो विद्यार्थियों को उम्मीद है कि बॉटनी के इस लेक्चर में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के मध्य का जो ये संबंध आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जो है धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।